हे गाइस, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। आज के मैं इस वीडियो में सीटेट 2020 के लिए पर्यावरण शिक्षाशास्त्र यानी कि पैडागोगी के क्वेश्चंस देखेंगे और इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीटेट में पैडागोगी को सॉल्व करने का क्या सही तरीका है। इसमें दिसंबर 2019 के क्वेश्चंस होंगे और इनको अटेम्प्ट करने का तरीका हम देखेंगे। लेकिन सब इसके पहले आपको क्वेश्चंस देखें, आपको सबसे पहले 4-5 चीज़ें का याद रखना होगा सीटेट की पैडागोगी सॉल्व करने, भले वो पर्यावरण शिक्षा की बात हो या मैथ्स की किसी की बात हो। नंबर फर्स्ट पॉइंट कि आपको कोई भी चीज़ बच्चों के ख्याल बने बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखकर देखनी है। जितने स्टेटमेंट्स रहते हैं आपको ये देखना है कि क्या वो बाल केंद्रित शिक्षा के पक्ष में है या नहीं है। दूसरी चीज़, कोई भी नेगेटिव अगर आपको वर्ड मिलता है तो वो ऑप्शन अपने आप ही वहाँ से हट जाता है, तो इसका भी याद रखिए। अटेम्प्ट करने के एक स्ट्रेटजी कह सकते हैं या तरीका कह सकते हैं या ट्रिक भी कह सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि आपको उसमें जैसे कि पर्यावरण शिक्षा शास्त्र की बात करें तो जब भी कभी खोजबीन वाली बात हो, कुछ चीज़ खोजने की बात हो, बच्चों के सौंदर्यात्मक जो विकास होता है और सजीवता हो गई, ये सारी चीज़ें अगर आ रही हैं और उसकी रचनात्मकता का कहीं पे विकास हो रहा है तो वो वहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट होते हैं और वही पॉजिटिव पॉइंट हमारे आंसर्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। तो निम्न में से जो ऑप्शन अब आप देखिए, सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि या कर्णम मल्लेश्वरी। आपको याद होगा मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था कि इसमें जो कर्णम मल्लेश्वरी है ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है और ये कहाँ से, तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। अब देखिए, अब चारों क्वेश्चन आप एक एक करके पढ़िए। सबसे पहले नंबर फर्स्ट देखें तो चुकंदर, आलू और अदरक। देखिए, चुकंदर तो एक जड़ है लेकिन आलू एक तना है, अदरक भी एक तना है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। सेकंड में गाजर, हल्दी और अदरक। हल्दी भी एक तना है, अदरक भी एक तना है, गाजर तो है जड़, तो ये भी नहीं हुआ। थर्ड में शकरकंदी, तो ये एक जड़ एक तना है, मूली जड़ है लेकिन हल्दी फिर एक तना है। अब नंबर फोर्थ पे आए तो गाजर जड़ है, चुकंदर ये भी जड़ है, मूली भी एक जड़ है, तो इससे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है, नंबर फोर्थ। ये तो आप नॉर्मली आप चीज़ों को समझ के कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है कहाँ पर। ऑप्शन है अबू धाबी में, सेकंड ऑस्ट्रेलिया में, थर्ड राजस्थान के रेगिस्तानों में, फोर्थ संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। आपको ये भी याद होगा मैंने क्वेश्चन कराया था एनसीईआरटी में कि रेगिस्तान ओक नाम का जो पेड़ है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। याद रखिएगा कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। और यहीं से आपको याद है अबू धाबी में क्या से खजूर के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। राजस्थान के रेगिस्तानों में खिचड़ी के वृक्ष बहुत पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपको पैडागोगी कहा जाता है। हमारा क्वेश्चन है कि विषय में निम्न जो विषय दिए हुए हैं, नेपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है। तो आप ये तो मैंने आपको बताया था कि नेपेंथिस एक पौधा है जो शिकार करता है। इसके बारे में कुछ कथन दिए हैं, तो आपको कथन पढ़िए। पहला कथन दिया हुआ है कि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। बिल्कुल सही है, ये भी मैंने आपको बताया था, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में। सेकेंड, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुँह एक पत्ती से ढका होता है। बिल्कुल सही है, ये भी आपको, तभी तो इसको घटपर्णी पौधा कहते हैं। सी नंबर, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। देखिए, ये यहाँ पर कीड़े मकोड़े फंसाकर शिकार करता है, ये बात तो सही है, लेकिन केवल छोटे मोटे नहीं, ये चूहों तक को भी फंसा लेता है। तो यहाँ से ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसलिए आपको बहुत बारीकी से चीज़ों को समझनी है। तो सी नंबर नहीं, इसलिए जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड किए उनको ध्यान से पढ़िए कि मैंने क्या क्या लिखा। उसमें मैंने साफ साफ लिखा है कि कीड़े मकोड़ों और चूहों को भी खा लेता है। फिर डी ऑप्शन कि छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है, तो जिससे कीड़े से फंस जाते और बाहर निकल पाते। देखिए, आवाज़ नहीं निकालता, ये विशेष प्रकार की गंध निकालता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से डी ऑप्शन, तो इससे हमारे सी और डी ऑप्शन तो गलत हो गया। तो सही कौन से हुआ, ए और बी। अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन होगा, ए और बी, ए सी बी डी और ए बी सी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन होता है नंबर फर्स्ट सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दांडी के समुद्र तट तक भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में है। यानी जो आप ये भी मैंने बताया था कि जो यात्रा उन्होंने की थी ये साबरमती आश्रम से दांडी तक समुद्र तट तक की थी, ये किस राज्य में थी, तो आपको अच्छे से याद होगा ये गुजरात में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि उच्च ज्वर या तेज बुखार के साथ कपकपी, जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। तो मैंने आपको सिनकोना के बारे में पढ़ाया था। सिनकोना जो वृक्ष के पेड़ की छाल से मलेरिया का उपचार किया जाता है। और ये भी आपको पता होगा कि जब मलेरिया बुखार आता है तो तेज बुखार से कपकपी उत्पन्न होती है। तो किसमें हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा ऑप्शन सेकंड सही होगा, मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेराव नाच कहाँ होता है। ये क्वेश्चन आई थिंक कल के वीडियो था उसमें आया था। तो चेराव नाच होता है ये मिजोरम में होता है, आपको याद होगा। झारखंड में नहीं, मणिपुर में नहीं, मेघालय में नहीं। अब इस चारों के बारे में आपको बता सकती हूँ कि जैसे मणिपुर में लोकटक झील एकमात्र लोकटक झील पड़ती है, और लोकटक झील में एकमात्र तैरता हुआ क्या बोलते हैं नेशनल पार्क है, जिसे बोलते हैं केबुल लामजाओ। इसके अलावा मेघालय में नेपेंथिस पौधे के लिए फेमस है, झारखंड में कुडुक भाषा बोली जाती है। ये सब आपको पॉइंट्स। और मिजोरम में चेराव डांस होता है। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। अब इसके लिए तो आपको मैपिंग का अच्छे से पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता दैट इज मैंने आप एक काम करिएगा, जो मैंने आपको राज्यों के नाम बताए जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा, इसके अलावा ये सब जितने भी बताए हैं, आंध्र प्रदेश, इन सब की एक बार जरूर मैपिंग देख लीजिएगा कि इनके लोकेशन कहाँ पर है, कौन ऊपर है, कौन सा नीचे है, इस टाइप की चीज़ जरूर देख लीजिए। तो ऑप्शन हमारे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। देखिए तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश सीमा जुड़ती है, कर्नाटक के लेकिन उड़ीसा से नहीं जुड़ती। तो ये हमारा ऑप्शन है। केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। केरल आंध्र प्रदेश से जुड़ती है लेकिन महाराष्ट्र हमारा दूर हो जाता है। थर्ड में कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, इसमें छत्तीसगढ़ की नहीं मिलती। फोर्थ में आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, इन तीनों की सीमा तमिलनाडु से मिलती है। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से? नंबर 4 आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। अब नेक्स्ट एनसीएफ 2005 का। देखिए अब ये पैडागॉजी क्वेश्चन आ रहा है। देखिए एनसीएफ के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगी जिसमें सभी आपके जितने भी सब्जेक्ट है सबके लिए उसमें कवर हो जाएगा। तो इस पर हमारा अब देखिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यानी प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1st to 5th अगर क्लास की बात करें तो उसमें प्राथमिक स्तर पर्यावरण का क्या हम अगर हम पढ़ते हैं तो उसका उद्देश्य क्या नहीं है। नंबर पहला ऑप्शन विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा व सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। बिल्कुल बात है। हम पर्यावरण क्यों पढ़ाते हैं? हमारा कारण यही है कि हम बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ा सकें। उनके जैसे ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, तो उनकी जिज्ञासा को बढ़ा सके। सृजनात्मक साथ साथ नई नई चीज़ों को बच्चे बनाना सीखते हैं। सेकंड, अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। देखिए ये ऑप्शन भी सही होगा। अब देखिए इसमें आपको कुछ भी अगर नहीं समझ में तो आपको एक वर्ड मिल गया खोजबीन। और अभी मैंने आपको बताया था पैडागॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था खोजबीन का। अगर आपको खोजबीन वर्ड कहीं मिल रहा है, कहीं खोजने की बात हो रही है बच्चों द्वारा, तो वो चीज़ में ऑप्शन बिल्कुल पॉजिटिव हमारा स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ से सेकेंड ऑप्शन भी आपका सही हो गया। थर्ड, प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने और समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। देखिए ये भी आप बिल्कुल सही है। पर्यावरण जो होता है हमारे ये भी कई प्रकार का, प्राकृतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण। तो इन सब पर्यावरण जो होता है इन तीनों चीज़ों के बारे में बच्चों को संबंध बताता है, साथ ही बच्चों को इसे पहचानने में भी मदद करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। फोर्थ, पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना है। देखिए यहीं पे आप ये गलत हो गया। संख्यात्मक कौशल, पर्यावरण से क्या कोई संख्यात्मक चीज़ों के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं 1st to 5th नहीं, कोई डेटा तो उनको बता नहीं रहे, वो ये सारी चीज़ सिर्फ हम सटीक चीज़ें बता रही। तो इसमें याद रखिए संख्यात्मक कौशल तो हमारे गणित शिक्षण से संबंधित हो गया। तो यहाँ से 4th ऑप्शन हट गया। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन जो होगा 1st, 2nd और 3rd ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर, अब पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में 3rd से 5th के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। देखिए पर्यावरण अध्ययन में अगर 3rd to 5th क्लास की बात करें तो इसमें इस विषय में क्या क्या चीज़ें हैं? फर्स्ट, विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों का वर्णन है। सेकंड, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों का वर्णन है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान अवधारणा का मुद्दों की पर्यावरण शिक्षा, विज्ञान की अवधारणा। देखिए जो 3rd to 5th क्लास की जो पर्यावरण अध्ययन है आपने खुद देखा होगा, इसमें आपको विज्ञान भी मिली होगी, कहीं ना कहीं सामाजिक विज्ञान के भी कुछ क्वेश्चन पॉइंट्स मिल गए होंगे, पर्यावरण शिक्षा भी मिल गई होगी। तो इस तरह से जो हमारी 3rd to 5th क्लास की जो बुक्स है वो इस टाइप से तैयार की गई हैं कि उसमें कोई अलग से, क्योंकि इस क्लास में मैथ्स आपको पढ़ने को मिलेगी, इंग्लिश पढ़ने को मिलेगी, हिंदी मिलेगी और प्लस आपको पर्यावरण, उसी पर्यावरण में आपको सामाजिक विज्ञान भी बच्चों को पढ़ा दिया जाएगा, विज्ञान भी और पर्यावरण शिक्षा भी पढ़ा दी जाएगी। दूसरे से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है? इसका ऑप्शन सही होता है 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? अब देखिए पहला ऑप्शन देखिए,
परिवर्तन एक विषय है जो कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। अब देखिए यहीं से गलत हो गया, अगर 1 से 5 तक पढ़ाया जाता तो मैं आपको सीटेट जो प्राइमरी लेवल का फर्स्ट क्लास से पढ़ाती परिवर्तन, लेकिन नहीं, मैंने 3rd क्लास से पढ़ाया, तो ये ऑप्शन इससे गलत, क्योंकि पर्यावरण की जो बुक्स हैं केवल 3rd, 4th और 5th क्लास में ही चलती हैं। फिर सेकंड नंबर, 1st से 2nd की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से परिवर्तन पढ़ाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि 1st से 2nd क्लास में अगर परिवर्तन की बुक्स नहीं है तो उस क्लासों में भाषा यानी हिंदी, गणित, इन्हीं के माध्यम से परिवर्तन का बच्चों को ज्ञान करा दिया जाता है, अलग से परिवर्तन की बुक्स नहीं चलाई जाती हैं। फिर 3rd ऑप्शन में क्या था कि 2nd, 3rd और 4th की कक्षाओं के लिए परिवर्तन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से सिखाया जाता है। अब इन क्लासों में अगर परिवर्तन से पढ़ाना है तो क्या हम भाषा गणित के माध्यम से पढ़ाते नहीं, क्योंकि 3rd, 4th में तो हमने वैसे ही देख लिया ना कि परिवर्तन की तो बुक्स अलग से होती हैं, तो इनको भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। 1st से 2nd तक की कक्षाओं के लिए परिवर्तन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान द्वारा पढ़ाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर 1st से 2nd में जो अभी मैंने बताया कि विज्ञान तो होती ही नहीं इस क्लास में, सामाजिक विज्ञान भी नहीं होती है, जो कुछ होता है मैथ्स, हिंदी और उनको इंग्लिश के माध्यम से उनको सारी चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं। तो यहाँ से ये भी तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होता है, 2nd नंबर की 1st से 2nd की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से परिवर्तन पढ़ाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को परिवर्तन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है क्या। देखो हम बच्चों को खोजने के लिए क्यों प्रोत्साहित करते हैं परिवर्तन में, वो ये इंगित क्या करता है। फर्स्ट, परिवर्तन याद करके सीखा है, बिल्कुल गलत। देखिए ये भी एक पॉइंट है पेडागोजी सॉल्व करने, जब भी कोई चीज़ रटने की बात हो, कोई चीज़ याद करने की बात हो, किसी चीज़ को व्याख्या करके बता रहे हो, तो वो ऑप्शन बिल्कुल गलत, क्योंकि परिवर्तन हमें यहाँ पे बच्चों को रटाना नहीं है, हमें यहाँ बच्चों को समझाना है, चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से उनको दिखाकर चीज़ें समझानी है। तो फर्स्ट नंबर पर यहाँ पे क्या है कि परिवर्तन याद कर सिखाया था, बिल्कुल गलत ऑप्शन। सेकेंड, परिवर्तन सूचनाओं के द्वारा सिखाया था, बच्चों को सूचनाएँ दी जाती तो बच्चे सीख जाते हैं, नहीं, उनको प्रत्यक्ष ज्ञान कराना पड़ता है। सेकेंड ये भी नहीं। थर्ड, परिवर्तन बाल केंद्रित, हाँ बिल्कुल सही बात है, परिवर्तन बाल केंद्रित ही है। फोर्थ नहीं, बच्चों के केंद्रित है, बच्चों के अनुसार ही चीज़ों को पढ़ाई जा रही है, बच्चे जिसमें सहज हो सके उनके अनुसार पढ़ाई जाए, ये नहीं कि शिक्षक जिसमें सहज हो सके उसके अनुसार पढ़ाई जा रही है। तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा गलत है, शिक्षक केंद्रित अगर परिवर्तन है बिल्कुल गलत। देखिए एक ये आपको की पॉइंट मिल गया कि जब भी कोई ऑप्शन आपको ना समझ में एग्जाम में क्या ऑप्शन, अगर वहाँ पे बाल केंद्रित दिया हुआ है तो आप बाल केंद्रित वाला ऑप्शन टिक कर दीजिए, आपका 90% सही हो जाएगा, 10% नहीं, क्योंकि अब अपने पता नहीं हो सकता दूसरा ऑप्शन इससे बेटर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। देखिए आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था, इसके टॉपिक्स बताए थे पर्यावरण अध्ययन के, तो टॉपिक्स क्या क्या थे, परिवार और मित्र, भोजन और आवास, जल, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें थी। तो इसमें से अब हम चारों में देखिए क्या क्या टॉपिक्स आपको नहीं मिला था, परिवार और मित्र मिला था, भोजन मिला था, हम चीज़ें कैसे बनाते, ये टॉपिक भी 6 में से था। जानवर के आपको कोई टॉपिक मैंने आपको बताया था, ये सेकंड वीडियो के बाद है जो पर्यावरण का मैंने सेकंड वीडियो कराया था, नहीं। तो जानवर के उप प्रकरण का मतलब है किसी लेसन के अंदर, किसी टॉपिक के अंदर ये चीज़ आई हो। जानवर के बाद आई थी कि मैना के बारे में, उल्लू के बारे में और फाख्ता, ये शक्करखोरा, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये कोई जानवर नाम से टॉपिक नहीं था, ये एक टॉपिक के अंदर ये सारी चीज़ें बताई गई थी। तो हमारा ऑप्शन क्या आंसर सही होगा, 3rd नंबर। अब निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा के लिए वांछनीय गतिविधि, यानी परिवर्तन को क्या वांछनीय चीज़ करानी चाहिए। फर्स्ट, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, ये सही हो सकता है, क्योंकि अगर विभिन्न कक्षाओं के अलग अलग सांस्कृतिक क्षेत्र, जैसे मैंने आपको वैसे बताया था कि एक केरल का बच्चा है, आंध्र प्रदेश का बच्चा है, अलग अलग जगहों की डिशेस बताई थी, यानी हम बहुत सांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित कर रहे हैं। क्योंकि एक क्लास में होता है, जैसे कि अगर आप केंद्रीय विद्यालय में देखें तो उस क्लास में आपको अलग अलग स्टेट्स के बच्चे मिलेंगे, उनका अलग अलग खाना भी हो सकता है, अलग अलग उनकी संस्कृतियाँ भी हो सकती हैं। तो फर्स्ट सही है। सेकंड, परिवर्तन की अवधारणाओं में से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। देखिए फिर वही सूचना बच्चों को दे दे और बच्चे प्रेरित कर ले, ये नहीं है। थर्ड, पर्यावरण के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, केवल उनको चाहे रेखीय आयोजन का मतलब है उस डायरेक्ट रटवा दें उन चीज़ों को, नहीं, ये भी नहीं है। फोर्थ, केवल पाठ्य पुस्तक को पाठ देना, बच्चों को केवल पाठ्य पुस्तक में रटा दे, ऐसा नहीं है। हम बच्चों को घूमने पे ले जाते हैं पर्यावरण अध्ययन में, अगर आपको कहीं मिलता है कि हम बच्चों को घुमाने पे ले गए, सैर कराने ले गए, उनको दिखाने के लिए गए, जू ले गए, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो केवल पाठ पर आश्रित नहीं हो सकता। हमारा ऑप्शन कौन सही होता है, 1st नंबर, कि शिक्षक को क्या कराना चाहिए, शिक्षक को विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना,
यानी शिक्षक को क्लास में बैठना चाहिए, अलग अलग संस्कृतियों के बारे में ज्ञान कराना चाहिए, लोगों से उनका परिचय कराना चाहिए, उनको में डिस्कस करना चाहिए बच्चों के बीच में बैठकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन बच्चों द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है, यानी बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कैसे कर सकेंगे, उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चे सक्रिय रूप से भाग लें, बच्चे वहाँ बैठे, इनको दिमाग कहीं और चल रहा है, तो बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे, चीज़ों को समझ सकेंगे नहीं। फिर सेकंड, बच्चों के समुदाय के सदस्य, देखिए बच्चे किताबों, टीचर से, अपने परिवार से, अपने समुदाय के नहीं, वो जिन दोस्तों के साथ रहते हैं उनसे भी चीज़ें सीखते हैं, उनकी संस्कृतियाँ चीज़ें सीखते हैं। साथ ही आपने देखा बच्चे गुण और साथ अवगुण भी सीख लेते हैं। तो हम कह सकते हैं बच्चों के समुदाय के सदस्य से भी ज्ञान का निर्माण होता है, बच्चे अपने आसपास की चीज़ों से भी सीखते हैं। सी नंबर कि परिवर्तन के पाठ्य पुस्तकें, हाँ बिल्कुल, जो पाठ्य पुस्तक पढ़ाई इसलिए जा रही है ताकि बच्चे उनसे ज्ञान कर सके। ये तीन ऑप्शन तो आपके सही है। फोर्थ से देखते हैं, परिवर्तन के पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या परिभाषा, क्या अब देखिए पाठ्य पुस्तक में व्याख्या जो परिभाषा दी गई, क्या बच्चे उससे सीख लेंगे? नहीं, जब तक कि उसमें बच्चों को इसमें कहानियाँ दी गई हैं, बुक्स में अलग जानवरों के चित्र दिए हैं, चित्र जानवरों के बारे में बताई गई नहीं, इनकी कविता ये किसे कहते हैं, ये किसे कहते हैं, इससे बच्चे नहीं सीखेंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन देखिए ABC केवल AC और D केवल C। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होता है? ABC, यानी बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य और परिवर्तन की पाठ्य पुस्तकें। तो इस तरह से आज के वीडियो के जितने भी क्वेश्चन से हमारे आज ही कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं इसी 2019 के जो दिसंबर के क्वेश्चन से नेक्स्ट पार्ट में, और तब तक अपना पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और अगर अभी तक आपने इसके जितने भी मैंने NCERT के क्वेश्चंस करवाए थे नहीं किए, तो तुरंत उसका डिस्कशन बॉक्स में चेक कर लीजिए। और चैनल को पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।